हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज की क्लास में हम देखेंगे कोशिका के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक बार कोशिका के बारे में बेसिक देख लेते हैं कि कोशिका क्या होती है, कोशिका किससे मिलकर बनी होती है, कोशिका की खोज किसने की थी। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो चलिए एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कोशिका सेल सभी जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, चाहे वह पौधे हो या जानवर। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई जीव एक कोशिकीय हो सकता है और कोई जीव बहुकोशिकीय हो सकता है। जैसे हम कैसे हैं, हम बहुकोशिकीय प्राणी हैं। और अमीबा की यदि बात करें तो अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो सभी आवश्यक क्रियाएं करती है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि आदि। आगे बात कर लेते हैं कोशिका की खोज में कौन कौन से वैज्ञानिक अपना मुख्य योगदान दिए। पहले नंबर पे आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत पौधे के कॉर्क सेल में छोटे कक्ष देखे और उन्हें सेल नाम दिया। दूसरे नंबर पे आते हैं एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार जीवित कोशिकाएं देखी 1674 में। तीसरे नंबर पे आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में केंद्रक की खोज की। चौथे नंबर पे आते हैं मैथियस लाइडेन, जिन्होंने कहा कि पौधे जो है कोशिकाओं से बने हैं 1838 में। पांचवें नंबर पे आते हैं थियोडोर शॉन, जिन्होंने कहा कि सभी जानवर जो है कोशिकाओं से बने हैं 1839 में। मैथियस और श्वान जो है, इन्होंने पौधे और जानवर पर कार्य करके दोनों जो है ये सिद्ध किए कि पौधे और जानवर जो है कोशिकाओं से बने होते हैं। छठे नंबर पे आते हैं रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला अर्थात नई कोशिका जो है पुरानी कोशिकाओं से बनती है 1855 में। तो ये जो वैज्ञानिक है ये इम्पॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली याद रखना है, सन याद रखना है। और क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किसके द्वारा ये कथन दिया गया, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कोशिकाओं के प्रकार का। पहला प्रकार है एक कोशिकीय जीव और दूसरा प्रकार है अनेक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं, उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामेशियम, बैक्टीरिया। और बहुकोशिकीय जीव जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं, उदाहरण के लिए मनुष्य, पौधे, जानवर आदि। अब आगे बात करते हैं कोशिका का आकार और आकारिकी, साइज और शेप। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, और ये लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे लंबी कोशिका होती है मनुष्य का तंत्रिका कोशिका। कोशिका के मुख्य भाग। हर कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और केंद्रक। अब इसको एक एक करके देखते हैं। कोशिका झिल्ली, यह कोशिका को घेरती है और पदार्थों को अंदर बाहर जाने में नियंत्रण करती है। इसे अर्धपारगम झिल्ली कहा जाता है। और दूसरा है साइटोप्लाज्म, यह एक जेल जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका के अंदर भरा रहता है। इसमें सभी कोशिका सेल ऑर्गन तैरते रहते हैं। यह कई रासायनिक क्रियाओं का केंद्र है। तीसरा है केंद्रक, यह कोशिका का कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल है। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है जो आनुवंशिक सूचना को नियंत्रित करता है। केंद्रक को न्यूक्लियर झिल्ली
घेरे रहती है। तो ये थे कोशिका के मुख्य 3 भाग। अब बात कर लेते हैं कोशिकांगों का। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी तंत्र, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, ये सारे क्या हैं? कोशिकांग है जो कोशिका में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा निर्माण केंद्र है जिसमें एटीपी बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरा है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। गोल्जी तंत्र जो है पदार्थों का पैकेजिंग और स्त्राव करता है। लाइसोसोम पाचन करता है और इसे सुसाइडल बैक ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पदार्थों का परिवहन करता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्लोरोप्लास्ट जो है केवल पौधों में पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण करता है। और वैक्यूल जो जल, लवण और भोजन का संग्रहण करता है। और सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन में सहायता करता है और ये केवल जंतुओं में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है केवल प्लांट में पाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं पादप और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में बाहरी आवरण जो है कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में बाहरी आवरण नहीं होती। और पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। पादप कोशिका में वैक्यूल जो है बड़ा व स्पष्ट होता है, लेकिन जंतु कोशिका में वैक्यूल छोटा या अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। और आकार जो है पादप कोशिका का निश्चित रहता है, लेकिन जंतु कोशिका का अनिश्चित रहता है। अब आगे बात करते हैं कोशिका विभाजन का। कोशिका विभाजन कोशिकाएं 2 मुख्य प्रकार से विभाजित होती है। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस जो है समान कोशिकाओं का निर्माण करता है और मियोसिस युग्मक या गैमेट निर्माण हेतु जिसमें क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी का। सभी जीव जो है कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है और नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है। ये सेल थ्योरी में 3 मुख्य बात है जो आपको याद रखना है। और ये थ्योरी किसने दी है? स्लाइडेन और स्वान ने दिया और विर्चो ने संशोधित किया। विर्चो ने क्या संशोधित किया कि नई कोशिका से पुरानी कोशिका बनती है। स्लाइडेन और स्वान जो है वो ये नहीं बता पाए थे कि कोशिका किससे बनती है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाएं जो हैं पुरानी कोशिकाओं से बनती है। अब बात कर लेते हैं कोशिका के महत्व का। जीव की सभी क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती हैं। कोशिका शरीर की वृद्धि, मरम्मत और संतुलन में सहायता करती है। कोशिका के माध्यम से आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो जो हमारे शरीर का मुख्य कार्य है वो किसके द्वारा होता है? कोशिका के द्वारा होता है। तो कोशिका हमारे शरीर की या सभी प्राणी या सभी जीवों की कह सकते हैं संरचनात्मक और मूलभूत इकाई है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पादप कोशिका में स्थित हरे रंग का कारण कौन सा अंगक है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और भोजन बनाने में सहायता करता है। केवल पादप कोशिकाओं में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी गोल्जी तंत्र।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है जो सभी जैविक क्रियाओं में प्रयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी जल भंडारण, ऑप्शन डी वसा निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। यह आरएनए और प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए कोशिका को रंग देना, ऑप्शन बी पदार्थ का आवागमन नियंत्रित करना, ऑप्शन सी कोशिका को ऊर्जा देना, ऑप्शन डी आनुवंशिक सूचना संग्रहित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो केवल चयनित पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है। यह कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है और कोशिका के आंतरिक संतुलन को बनाए रखती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए स्लाइडेन और श्वान ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक ने, ऑप्शन डी वाटसन और क्रिक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लाइडेन और श्वान ने। 1838 में मैथियस स्लाइडेन और 1839 में थियोडोर श्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव जो हैं कोशिका से बने होते हैं और कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बाद में इसे रुडोल्फ विर्चो ने एक लाइन जोड़ा कि नई कोशिकाएं जो है पूर्व कोशिकाओं से ही बनती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र के अंदर कौन सा पदार्थ आनुवंशिक सूचना रखता है? ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो केंद्र में उपस्थित होता है और यह आनुवंशिक सूचना को संग्रहित करता है। डीएनए से ही वंशानुगत लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कोशिका का सुसंचलित सफाई कर्मी कौन कहलाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी तंत्र, ऑप्शन डी वैक्यूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो मृत या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के अंगक को नष्ट कर देते हैं। इस कारण से इसे सुसाइडल बैग या कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पादप कोशिकाओं में जल और लवण का भंडारण किसमें होता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी वैक्यूल, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैक्यूल। वैक्यूल पादप कोशिका में बहुत बड़ा होता है और इसमें जल, लवण, शर्करा और अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित रहते हैं। यह कोशिका के आंतरिक दाब को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम कहाँ दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी वैक्यूल, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रक। क्रोमोसोम केंद्रक में स्थित होते हैं और डीएनए से बने होते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान ये संकुचित होकर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जिससे
आनुवांशिक सामग्री का सही वितरण होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं होता। उनका आनुवंशिक पदार्थ जो है न्यूक्लियोइड में बिखरा रहता है। ऐसी कोशिकाएं सरल संरचना वाली होती है और झिल्लीबद्ध अंगक नहीं होते। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। पौधों की कोशिकाओं में केंद्रक के चारों ओर कौन सा द्रव पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसी तरल सामग्री है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच स्थित रहती है। इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं और यही अधिकांश रासायनिक क्रियाएं होती हैं। साइटोप्लाज्म में ही अधिकांश रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस अंगक को कोशिका का पैकिंग और वितरण केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी तंत्र, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्जी तंत्र। गोल्जी तंत्र प्रोटीन और लिपिड पदार्थों को संशोधित, पैक और वितरित करता है, इसलिए इसे कोशिका का पैकिंग हाउस या वितरण केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा अंगक केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी सेंट्रियोल, ऑप्शन डी वैक्यूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंट्रियोल। सेंट्रियोल केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में स्पिंडल तंतुओं के निर्माण में सहायता करता है। पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। सेंट्रियोल मतलब जैसे क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार का होता है और यहाँ पे होता है सेंट्रियोल जो इस तरह का होता है। और ये क्या कोशिका विभाजन में जब दो क्रोमेटिड जब अलग होते हैं तो दो क्रोमेटिड को अलग करने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए प्यूरकिंजे ने, ऑप्शन बी हुक ने, ऑप्शन सी स्लाइडन ने, ऑप्शन डी स्वान ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्यूरकिंजे ने। 1839 में प्यूरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया। यह कोशिका का जीवित भाग है जिसमें साइटोप्लाज्म और केंद्रक दोनों शामिल होते हैं। इसे कोशिका का जीवन रस भी कहा जाता है। जिसमें साइटोप्लाज्म और केंद्रक उपस्थित हो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है। तो जिसमें साइटोप्लाज्म और केंद्रक उपस्थित हो वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। और इस शब्द का यूज प्यूरकिंजे ने किया था 1839 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। पादप कोशिकाओं में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी प्रोटीन निर्माण, ऑप्शन सी जल एवं पोषक तत्वों का भंडारण, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल एवं पोषक तत्वों का भंडारण। वैक्यूल पादप कोशिका के एक बड़ा तरल से भरा हुआ थैला होता है। यह जल, खनिज, अपशिष्ट पदार्थ और अन्य पोषक तत्वों का भंडारण करता है। यह कोशिका में तर्कदाब बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन ए केवल प्रोटीन, ऑप्शन बी केवल लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन और लिपिड दोनों, ऑप्शन डी केवल कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन और लिपिड दोनों। कोशिका झिल्ली का निर्माण लिपिड द्विस्तरीय से होता है जिसमें प्रोटीन अणु समाहित होते हैं। यह संरचना द्रव मोजक मॉडल द्वारा समझाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन और वसा का परिवहन, ऑप्शन बी एटीपी का उत्पादन, ऑप्शन सी आनुवंशिक सूचना संग्रह, ऑप्शन डी पाचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन और वसा का परिवहन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RE और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SE। तो RE का जो कार्य है इसमें राइबोसोम लगे होते हैं और यह प्रोटीन निर्माण करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह लिपिड और वसा के निर्माण में सहायक होता है। दोनों प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कोशिका विभाजन के समय न्यूक्लियर झिल्ली का क्या होता है? ऑप्शन ए मोटी हो जाती है, ऑप्शन बी टूट जाती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी नई झिल्ली बन जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टूट जाती है। माइटोसिस और मियोसिस के प्रारंभिक चरण में न्यूक्लियर झिल्ली टूट जाती है जिससे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आकर विभाजन की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। विभाजन के अंत में नई न्यूक्लियर झिल्ली बन जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कोशिका का आकार और संरचना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पर, ऑप्शन बी कोशिका के कार्य पर, ऑप्शन सी राइबोसोम के प्रकार पर, ऑप्शन डी DNA की मात्रा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका के कार्य पर। कोशिका का आकार और संरचना उसके कार्य के अनुसार निर्धारित होता है। उदाहरण की यदि बात करें तो तंत्रिका कोशिका लंबी होती है ताकि संकेत दूर तक जा सके। दूसरा उदाहरण की यदि बात करें तो रक्त कोशिका RBC चपटी और गोल होती है ताकि ऑक्सीजन का वहन सुगमता से हो सके। तो कोशिका का आकार और संरचना उसके कार्य के अनुसार निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती हैं? ऑप्शन ए मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन बी अस्थि कोशिका, ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी यकृत कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका नर्व सेल या न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। यह मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों तक संवेग पहुंचाने का कार्य करती है। मानव तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। पशु कोशिकाओं में पाई जाने वाली छोटी रिक्तिकाएं किस कार्य के लिए होती हैं? ऑप्शन ए जल भंडारण, ऑप्शन बी पाचन व अपशिष्ट निष्कासन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाचन व अपशिष्ट निष्कासन। पशु कोशिकाओं में छोटी छोटी वैक्यूल होती हैं जो अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन और पाचन क्रिया में सहायक होती है। इसके विपरीत जो पादप कोशिकाओं में वैक्यूल होती है वो कैसी होती है? बड़ी बड़ी होती है जो केंद्रीय वैक्यूल होती है और जो जल और पोषक तत्वों का भंडारण करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कोशिका का कौन सा भाग जीव का निर्माण खंड कहलाता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी राइबोसोम।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका। कोशिका सेल जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सभी जीव कोशिका से बने हैं और कोशिका ही उनके शरीर का मूल इकाई है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवित पदार्थ कोशिकाओं से ही बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस अंगक में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रक्रिया के दौरान एटीपी बनती है। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कोशिका विभाजन में स्पिंडल तंतु किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी सेंट्रियोल, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी वैक्यूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल पशु कोशिका में पाया जाता है और स्पिंडल तंतु के निर्माण में सहायता करता है। ये तंतु क्रोमोसोम को विभाजन के समय दो पुत्र कोशिकाओं में समान रूप से बांटते हैं। जब आप कोशिका सेल डिवीजन पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। गोल्जी वेसिकल्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा बनाना, ऑप्शन बी प्रोटीन को पैक व स्रावित करना, ऑप्शन सी जल भंडारण, ऑप्शन डी पाचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन को पैक व स्रावित करना। गोल्जी वेसिकल्स गोल्जी तंत्र द्वारा निर्मित छोटे थैले होते हैं। ये प्रोटीन और लिपिड्स को पैक कर स्राव के लिए कोशिका के बाहर भेजते हैं। यह प्रक्रिया हार्मोन और एंजाइम के स्राव में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से कण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, यहाँ सही कर लीजिएगा, ग्रेना हो जाएगा, ग्रेना और स्ट्रोमा। ऑप्शन बी राइबोसोम और क्रोमोसोम, ऑप्शन सी एंजाइम और लाइसोसोम, ऑप्शन डी आरएनए और डीएनए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेना और स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में दो मुख्य भाग होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना जहां प्रकाश अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा जहां अंधकार अभिक्रिया होती है। दोनों मिलकर प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कोशिका में न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए डीएनए संश्लेषण, ऑप्शन बी राइबोसोम का निर्माण, ऑप्शन सी एटीपी निर्माण, ऑप्शन डी पाचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम का निर्माण। न्यूक्लियोलस केंद्रक के भीतर पाया जाने वाला एक घना क्षेत्र है। यह आरएनए और राइबोसोम सब यूनिट्स का निर्माण करता है जो बाद में प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। लाइसोसोम का कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी पाचन एवं अपशिष्ट पदार्थों का विघटन, ऑप्शन सी डीएनए का संश्लेषण, ऑप्शन डी जल का भंडारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाचन एवं अपशिष्ट पदार्थों का विघटन। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम जैसे लाइपेज, प्रोटीएज आदि पाए जाते हैं जो अवांछित या मृत कोशिकांगों को पचा देते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कौन सी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है?
ऑप्शन ए प्याज की कोशिका, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी जंतु कोशिका, ऑप्शन डी कवक कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जंतु कोशिका। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, केवल कोशिका झिल्ली होती है। इस कारण जंतु कोशिकाएं लचीली होती है, जबकि पौधों की कोशिकाएं कठोर होती है, क्योंकि पौधे की कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा अंग कोशिका के अंदर लिपिड का निर्माण करता है? ऑप्शन ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी गोल्जी तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते और यह कोशिका में लिपिड तथा स्टेरॉइड्स का निर्माण करता है। यह कोशिका में विषैले पदार्थों के डिटॉक्सिफिकेशन में भी सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले आंतरिक मोड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रोमा, ऑप्शन बी ग्रेना, ऑप्शन सी क्रिस्टी, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में कई मोड़ फोल्ड बने होते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। ये मोड़ सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, जिससे ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया यानी एटीपी सिंथेसिस अधिक प्रभावी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किस अंगक में ऑटोफैगी की प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। ऑटोफैगी का अर्थ है कोशिका के अपने ही पुराने या क्षतिग्रस्त अंगों का पाचन। यह प्रक्रिया लाइसोसोम द्वारा की जाती है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ ईटिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण किसे कहा जाता है पादप कोशिका में? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है, जो सेलुलोज से बनी होती है। यह कोशिका को कठोरता, आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। तो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज। और ये कठोरता, आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिका देखी थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी पुरकिंजे, ऑप्शन सी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी श्वान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी तंत्र, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। यह आरएनए और प्रोटीन से बना होता है और कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण करता है। यह या तो रफ ईआर से जुड़ा होता है या साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पौधों में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च। पौधे अपनी ऊर्जा स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, जो ग्लूकोज से निर्मित एक पॉलीसेकेराइड है। इसके विपरीत जानवरों में जो है
ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। प्लांट में किस में होता है? स्टार्च में और जानवरों में किस में होता है? ग्लाइकोजन में। ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। कोशिका झिल्ली का कौन सा गुण पदार्थों को चयनात्मक रूप से अंदर बाहर जाने देता है? ऑप्शन ए पारगम्यता, ऑप्शन बी अर्धपारगम्यता, ऑप्शन सी अपारगम्यता, ऑप्शन डी द्रवता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्धपारगम्यता। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, जिसका अर्थ है कि यह केवल कुछ विशेष अणुओं को ही अंदर या बाहर जाने देती है, जैसे कि ऑक्सीजन, जल आदि। इससे कोशिका का आंतरिक वातावरण संतुलित रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कोशिका में डीएनए किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी वैक्यूल, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी गोल्गी तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रक। डीएनए केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। यह आनुवांशिक सूचना का वाहक है और वंशानुगति को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कोशिका में किस अंग को कोशिका का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी गोल्गी तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रक। केंद्रक कोशिका की सभी गतिविधियों जैसे वृद्धि, विभाजन, वंशानुगति और प्रोटीन निर्माण को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल ऑफ द सेंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कोशिका के अंदर कौन सा तरल माध्यम सभी अंगकों को घेरता है? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी गोल्गी वेसिकल्स, ऑप्शन डी वैक्यूल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका का जेल जैसा तरल पदार्थ होता है जो सभी कोशिकांगों को घेरता है। यहाँ अधिकांश जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। राइबोसोम्स किससे बना होता है? ऑप्शन ए डीएनए और प्रोटीन से, ऑप्शन बी आरएनए और प्रोटीन से, ऑप्शन सी आरएनए और लिपिड से, ऑप्शन डी डीएनए और लिपिड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरएनए और प्रोटीन से। राइबोसोम का निर्माण आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से होता है। इसी कारण इसे आरएनपी कण, कौन सा कण? आरएनपी कण भी कहते हैं। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। किस कोशिकांग को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। कोशिका का कौन सा अंगक पाचन क्रिया करता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्गी तंत्र, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये किसी न किसी क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, इसीलिए फिर से आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। पादप कोशिका में कौन सा भाग जल, लवण और भोजन संग्रह करता है? ऑप्शन ए वैक्यूल, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैक्यूल।
वैक्यूल्स एक बड़ा द्रव भरा थैला होता है जो जल, लवण, शर्करा और पोषक पदार्थों का संग्रह करता है। ये जो वैक्यूल्स है ये पादप कोशिका में बड़ा होता है और जंतु कोशिका में छोटा। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी गोल्गी तंत्र, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी न्यूक्लियर झिल्ली, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी डीएनए। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।